हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों आज जो है मैं मॉडल सेट 2 लाया हूँ। दोस्तों ये जो है दोस्तों फिजिक्स का है जो क्लास 12 के लिए है। और दोस्तों मॉडल सेट मैं 1 डाल चुका हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री का भी 2 मॉडल सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि एक क्वेश्चन पर मैं मैक्सिमम बता चुका हूँ। तो चलिए फटाफट ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप लोग नए नए हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाए और अपने दे दनादन तैयारी करते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर है, इसको संयुक्त समायोजन में फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो इसको संयुक्त मतलब जोड़ देना है, तो संयुक्त समायोजन में फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों -10 हो जाएगी। दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दिया तो -10 से न बचेगा। अब आगे कह रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप में यानी कि सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई जब हम लोग बढ़ा देंगे तब आवर्धन क्षमता उसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उसका आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। अब आगे कह रहा है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में समझते हैं ना, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है सो पूछ रहा है, या कैसा बनता है। तो दोस्तों 3 का हो जाएगा आप लोगों को काल्पनिक और उल्टा। अब आए की ओर क्या है क्वेश्चन, सो ध्यान दीजिए। आप लोग पूरा देखिए, समझे। हाँ देखिए, आप लोग पूरा देखते हैं ना तो एकदम नंबर उठाते हैं, समझे। हाँ, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जहाँ एफ हो अभिदृश्य का, एफ ही नेत्रिका, समझ गए। ओ मतलब होता है अभिदृश्य का, ई मतलब होता है नेत्रिका, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरिया है, तो इसका दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये प्राप्त करके आप लोगों को बताया गया होगा कोचिंग में या ट्यूशन में कि 4 का आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा एफओ प्लस एफ ई, ठीक है। या मोड में भी रख दिया जाता है इसको, इसी को कहता है नली की लंबाई, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। तो दोस्तों 4 डायोप्टर वाला है तो इसकी आवर्धन क्षमता पूछ दिया है। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होता है सो। तो दोस्तों 5 का हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर 2, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो वो आधा हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब आगे कह रहा है कि कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है तलों में क्या कहते हैं। तो दोस्तों अबिंदुकता कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। एक मनुष्य अपने चश्मे में लेंसों को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार की दृष्टि दोष है वह कौन सा है, समंजन क्षमता खराब हो गया उसका। तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो एस्टिगमेटिज्म मतलब अबिंदुकता इसी को कहा जाता है। एस्टिगमेटिज्म मतलब अबिंदुकता हुआ। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी कौन सा लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो नज़दीक के दिखाई नहीं देता है। कहाँ के दिखाई नहीं देता है, तो नज़दीक के दिखाई नहीं देता है, इसलिए उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, दीर्घ वाला में उत्तल लेंस, अब यह कह रहा है कि जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना से पहले फोकस पर होती है तब उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, ठीक है। रेटिना पर न बन करके उससे पहले ही मतलब पीछे बन जाता है, तो वह कौन सा दृष्टि दोष हो गया। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष, ठीक है। पहले बन गया था पहले वाला दोष। अब यह कह रहा है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो जब तरंगदैर्घ्य किसी का बढ़ता है तो अपवर्तनांक घट जाता है, ठीक है। क्योंकि तरंग लंबाई बढ़ेगा तो उसका टिमटिमाना घट जाएगा। क्योंकि आप लोग लेजर लाइट मारिए या बल्ब मारिए, तो बल्ब मारिएगा तो यही छितरा जाएगा ऐसे, और लेजर लाइट सीधे भागता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक हो गया तो इसका जो है प्रकीर्णन की घटना कम हो जाएगा या अपवर्तनांक। अब आगे कह रहा है क्या, सो ध्यान दीजिएगा।
आप लोग पूरा देखिए ना भैया, अरे मेरे प्यारे लाल आप लोग पूरा देखिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले अपना देख लीजिए, उसके बाद एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। तो एक पतले फिल्म जो बनता है उसके रंग का कारण होता है दोस्तों व्यातीकरण। क्या होता है? व्यातीकरण। तो चलिए आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग ये पूरा सेशन देख लेते हैं ना तो एग्जाम में समझिए कि इस सेशन से आप लोग को एकदम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा एकदम क्वेश्चन, क्योंकि वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है इसमें। दो काला संबंध एक वर्ण किरण पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है, एक दूसरे पर क्या है तो अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों 9:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई 1 नैनोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर नैनोमीटर होता है, ठीक है, या मिलीमीटर है, तथा स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई आप लोगों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 0.6 नैनोमीटर, 0.6 नैनोमीटर। अब आगे कह रहा है कि 15 में दो काला संबंध एक वर्ण प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रता आई तथा 4 आई है, ठीक है, अध्यारोपित है, जो परिणामी पुंज की महत्तम और न्यूनतम संभाव्य तीव्रता है। तो दोस्तों 15 का जो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा संभावित? तो दोस्तों 15 का संभावित हो जाएगा 91 और 1। कितना हो जाएगा? 91 और 1। अब आगे की ओर क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। अब पूरा देखिए, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन हमारे देखल ना है। तो याद रखिएगा मेरा बात कि जो चीज़ दिखा हुआ नहीं रहता है ना उसी को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ इसलिए कि ऐसा करने से क्या होता है, जो हम नहीं जानते उसको याद करेंगे, वही VVI है। माथा में एकदम ठान लेना है कि जो नहीं हम जानते हैं वही VVI है। समझ गए ना? वही क्या है? VVI है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं 16 में। यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में महत्तम तीव्रता I0 है। ठीक है, प्रयोग में मतलब जिस एक वर्ण प्रकाश का उपयोग किया जाता है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी D = 5 लैम्डा है। तो एक रेखा छिद्र के ठीक सामने 10D दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो दोस्तों 16 का जो हो जाएगा आप लोग को आंसर I0/2, I0/2। अब आगे कर 17 में यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले। यदि दोस्तों आप लोग को इसका PDF लेना है तो आप लोग हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि मैं 2 जनवरी से पूरा मॉडल सेट का PDF भी तैयारी करा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए पहले शुरू कर देते हैं। यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तथा रेखा छिद्र के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई जो आप लोगों को हो जाएगी क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी कर दे, एक तरफ क्या कर दे? आधी कर दे, तो 4 गुनी हो जाएगी। अब आए कह रहा है प्रकाश के किरण के तीखे कोर है कि मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के तीखे कोर की मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं दोस्तों विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कह रहा है थॉमसन या थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? ज्ञात। तो थॉमसन विधि से इलेक्ट्रॉन का क्या चीज़ ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों 1 मिनट, दोस्तों 1 मिनट 19 का छोड़ दिया हूँ मैं। तो चलिए पहले इसका ही क्लियर कर देता हूँ 20 के। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात E/m का अनुपात। ठीक है, E/m का अनुपात। ठीक है, 1 क्या होता है? 18:40। ठीक है, यही अनुपात होता है। तो अब देखिए ये प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है तो ध्रुवण को। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति किसको पुष्टि करता है? तो ध्रुवण को करता है। किसको करता है? तो ध्रुवण को करता है। किसको करता है मेरे भाई? तो ध्रुवण को करता है। अब यह कह रहा है 21 में दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है? तो विद्युतीय न्यूनतम कार्यफलन क्या? प्रकाश विद्युत कार्यफलन सबसे कम किसका हो जाएगा? कौन सा धातु का? सभी धातुएं हैं।
तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, इसको कैसे याद रखिएगा। तो सोडियम का तो याद रखिएगा, सोडियम को ली ना को रब से फरियाद। तो बेरियम है, बेरियम जो है वर्ग 2 के है, वर्ग 1 के है। और लोहा तो आप लोग जानबे करते हैं कि 26 है ना, तो 6 व 2 8, वर्ग 8 के हो गया, ठीक है, वर्ग 8 के हो गया। और तांबा के होता है वर्ग 9 के है, वर्ग 1 मिनट मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट मैं माफ़ी चाहता हूँ। 6 व 2 8, और तांबा का होता है परमाणु संख्या 29, तो 9 व 2 11। हाँ, तो 11वां वर्ग का है ये। तो वर्ग जितना कम रहे उतना ही, समझ गए ना। हाँ, चलिए आगे की ओर। अब देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है? तो दोस्तों ml² और t के पावर -1, ठीक है। अब इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो kg, ठीक है, मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर -1, याद रखिएगा, ठीक है, बस समझ गए। या इसका जूल सेकेंड भी होता है, जूल प्रति सेकेंड, इसका प्लांक स्थिरांक का बीमा, बात समझ गए, ये भी होता है, याद रखिएगा। अब है कह रहा है जेड परमाणु की क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समानुपाती किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों Z² के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, तो वही ले ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, प्रोटॉन के स्क्वायर का होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना दे दिया, तो उसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी। तो उसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों मैं इसका चैप्टर में पूरा कराया चुका हूँ, हाइड्रोजन परमाणु वाला, ये जो है बोर की कक्षा वाला, ठीक है, चैप्टर वाइज भी मैं तैयारी करा दिया हूँ। आप लोग जाकर के मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर करा चुका हूँ। तो दोस्तों 24 का हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ देते हैं। क्या होगा सो ध्यान दीजिएगा। एक तत्व की कितने, तो एक तत्व कैसे आएगा आंसर? तो इसमें 4 से भाग देना है, जो भी अंक आएगा उसमें 4 से भाग दे देना है। तो देखिएगा 4 से भाग करके उतना ही आएगा, कोई भी आंसर में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है उसमें 4 से भाग कर दीजिए मुजबानी। एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी निकालना हो तो मेरे भाई आप लोगों को एक ही बात याद रखना है। यहाँ पर क्या कह दिया कि परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो इस परमाणु में तो Z हो जाएगा, क्योंकि Z बराबर E होता है, ठीक है, Z बराबर E होता है, अब बराबर P होता है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या उतने होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी बराबर होता है। A + Z कीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, सॉरी A - Z कीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, A - Z, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए, यही होगा। निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? तो अल्फा जो है मूल कण नहीं है, ठीक है, अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो नहीं है। किसी तत्व के 2 समस्थानी को, याद रखिएगा कि अल्फा पर भी प्लस होता है, प्रोटॉन पर भी प्लस, उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऋणावेशित होता है। तो चलिए हम आगे की ओर अब चर्चा करते हैं। किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिकों के में आवश्यक होना चाहिए। तो समस्थानिक में 2 नाभिकों में क्या आवश्यक होना चाहिए, क्या चीज़ समान होना चाहिए? तो उसमें याद रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोटॉनों की संख्या समान। अगर कहे संभारिक, ठीक है, तो संभारिक में मतलब कि प्रोटॉन परमाणु के द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान यानी कि परमाणु के द्रव्यमान समान होनी चाहिए, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर कैसा बल लगता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैं बताता हूँ एकदम परफेक्ट कि विद्युतीय बलों के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है, विद्युतीय बलों के परिमाण के बराबर होता है। तो चलिए आगे की ओर। अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बच गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये पूरा देखते हैं ना तो समझ गए ना, एकदम तो गर्दे उड़ा देना है। तो अल्फा कण हीलियम के बराबर है, ठीक है, हीलियम में नाभिक के बराबर है, ठीक है, अल्फा कण, बात समझ गए। इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड के और प्रोटॉन जो है एनोड के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरा। अब पूछेगा ना कि विद्युत चुंबकीय विकिरण
एक दूसरे के होता है तो लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक दूसरे के लंबवत होता है, ठीक है। फिर पूछेगा कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, तो हाइड्रोजन में है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब कहीं निम्न से किसे महत्तम भेदन क्षमता है, तो गामा भाई क्या, गामा भाई से कम होता है किसका, तो याद रखिएगा गामा भाई से भेदन क्षमता कम होता है अल्फा भाई के, सॉरी बीटा भाई के, और बीटो भाई से कम होता है अल्फा भाई के, समझ रहे हैं ना। हाँ, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण के, याद रखिएगा। एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थों के परमाणुओं का अंश होगा, तो अंश क्या हो जाएगा परमाणुओं का, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि 7/15 8 हो जाएगा, ठीक है, 7/8 हो जाएगा। इसका फार्मूला आता है, लेकिन अभी तत्काल में फार्मूला नहीं लिखना, गड़बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही खत्म करना है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, तो देखिए दोस्तों सूर्य जो है ऊर्जा का कारण है संलयन। कैसे याद रखिएगा कि सूर्य संलयन काम कैसे करता है, तो देखिए सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। क्यों, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के सूर्य जो है बना हुआ है, ठीक है, इसलिए समझते हैं ना। हाँ, और वह जो है अगर विखंडन होता है तो सूरज टुकड़ा टुकड़ा होकर पूरा ब्रह्मांड को तहस नहस कर देता है, मतलब पूरा मतलब सौरमंडल को। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है। किधर है भैया, घटता है, ठीक है। और जबकि अर्धचालक की जगह पर अगर चालक दे देगा तो चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इसमें अगर ताप बढ़ाइएगा तो इसका चालकता बढ़ जाएगा, समझे। तब ना देखते मोबाइल फोन में माइक्रोचिप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, समझे। हाँ, आगे कह रहा है एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है, तो एन टाइप है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, एन टाइप और पी टाइप। तो एगो एन टाइप होता है, एगो पी टाइप होता है। तो दोस्तों सबसे सिंपल सी बात है कि एन टाइप याद करने के लिए मैं बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि एन टाइप मतलब होता है मतलब कि जे वर्ग होता है 15 का, ठीक है, वर्ग होता है 15 का। उसमें वर्ग 15 के नाना, पापा, आशा, ISB से सब, BI से बीमार, कया कैसे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन या बिस्मथ, वर्ग 15 का तत्व है, ठीक है, जिसको मिलाया जाता है और इस पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन की भांति काम करता है एन टाइप। और जबकि पी टाइप वर्ग 13 का तत्व रहता है, क्या रहता है, तो बाल, BAL बाल, गंगाधर, इंडियन, TI से तिलक, तो ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम, ठीक है। तो ये वर्ग 13 का है, जिस पर +3 होता है। तो पूछेगा कि पी टाइप, तो पी टाइप में कहिएगा होल, और एन टाइप कहेगा था इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, तो होल मार दीजिए ना, इसी हो गया। चलिए दिया हुआ था ही था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए कि दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो समझ में करते हैं, जो करना है सो आप ही लोगों को करना है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बात समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे की ओर। अब आगे की ओर कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे गए हैं, ठीक है। तो एगो में N1 लपेटों की संख्या है, एगो में N2 लपेटों की संख्या है, ठीक है। प्राथमिक में N1 हो गया, द्वितीयक में N2 हो गया। और यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो कौन सा है, तो ऊंचाई है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लपेटों की संख्या N1 का ज़्यादा होगा, N2 के कम होगा। वही अपचाई कहता, तो अपचाई में ये वाला होता और ऊंचाई में ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, यही फर्क है। ये हो गया आप लोगों को अपचाई और ये हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई वाला में N1 बड़ा होगा, याद रखिएगा, N1 बड़ा होगा, N2 छोटा होगा। उसके ही उल्टा हो गया अपचाई। अब LR परिपथ के प्रतिबाधा क्या है, शक्ति गुणांक क्या है। तो दोस्तों मैं इसका प्रतिबाधा शक्ति गुणांक वाला मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, और उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और उस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मारिएगा ना
कीजिए LCR परिपथ के प्रतिबाधा शक्ति गुणांक ऐसे करके यूट्यूब पर भी तो मेरा वीडियो आ जाएगा। हो सकता है तो ना भी आ सकता है, तो आप लोग दूसरा का भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आप लोग को पूरे 400 पार कराएगा। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ मैं LCR परिपथ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं तैयारी कराता हूँ। तो दोस्तों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो R बटा शक्ति गुणांक का है तो R, और सीधे प्रतिबाधा कहता तो केवल ये वाला होता, ये छोड़ देते और इतना हो जाता, इतना होता। ठीक है, इसको हटा देते। और जबकि प्रतिबाधा शक्ति गुणांक कह रहा है तो ऊपर में R हो जाएगा प्रतिरोध और बटा में प्रतिबाधा, तो R² ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के L स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर क्या कह रहा है ऐसे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यदि अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए मैं एनर्जी के साथ वीडियो लाता रहता हूँ। तो कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान का अनुपात क्या हो जाएगा, अक्षीय एवं निरक्षीय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अब आए कर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान, नमन तो 90, नमन तो 90। ठीक है, नमन नति या नमन कहे तो 90। ठीक है, अगर विषुवतीय कहे तो 180 मारिएगा, तत्काल में 90। अब आगे की ओर है क्या, 40 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किससे डिनोट होता है, होती है, मतलब किससे व्यक्त होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा। एक बात मैं समझाऊंगा, एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए पहले कह रहा है विद्युत, तो विद्युत में हो गया ई वेक्टर। ठीक है, तब कह रहा है चुंबकीय, चुंबकीय के लिए हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो विद्युत को हम लोग ई से और चुंबक को हम लोग बी से सूचित करते हैं, तो के समांतर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिएगा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो किस कारण से हवा का बुलबुला जो है पानी में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हो जाएगा क्या, तो जानिएगा एकदम जानिएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब आगे की ओर आता है मृग मरीज का, अगर आप लोगों को पूछेगा तो उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिएगा। और सूरज का टिमटिमाना कहेगा, सॉरी तारा का टिमटिमाना तो अपवर्तन, क्या अपवर्तन याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि दो लेंस चीज की क्षमता इतना इतना दे दिया है, तो इसकी समाक्षीय सटा कर रखने पर समायोजन फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो मेरे भाई आप लोगों को इसमें हो जाएगा +10। क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर -5 होता है। ठीक है, यहाँ पर +15, बात समझ गए, इतना ही होगा। तो आप लोगों को दोस्तों ये कैसा सेशन लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और मैं आप लोग को जो भी बताता हूँ आप लोग पूरा देखते रहिए। एकदम 90 पार तब पार हो जाएगा आप लोग को, एकदम याद कीजिए। तो दोस्तों अब कुछ ही दिनों में मैं फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करने लगूंगा। और दोस्तों मेरे व्हाट्सअप से अगर जुड़ जाते हैं तो 5 नंबर वाला वीडियो जो भी बनाया हुआ है और 2 मार्क्स का जो भी वीडियो बनाया हुआ है मैं एक बार में पूरा प्ले लिस्ट भेज दूंगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप से जुड़े हुए रहेंगे तभी तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा। फिर दोबारा में कहिएगा भेजने के लिए, तो पिछलका जो लड़का है वो बुरा मान जाते हैं कि बार बार ये मास्टरबा जो है ना यही चीज़ के भेजते रहता है। तो बात मेरा समझिए। तो दोस्तों इसी बात पर आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए मेरे भाई, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। तो चलिए दोस्तों इतना पर बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।